अस्सलाम वालेकुम माय लवली यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और रमज़ान के आखिरी अशरे में अपनी इबादत में मसरूफ़ होंगे। आज हस्ब वादा आपसे एक नए मौजू के साथ मुखातिब हैं। मेरा नाम डॉक्टर नदीम अहमद बाजवा है और मैं माहिर नफ्सियात हूँ और नशे के जो अमराज हैं उनका भी मैं स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैंने सोचा कि नशा और उसकी मुख्तलिफ़ इकसाम और उसकी दिमाग और जिस्म में तब्दीलियाँ, उसके माशी, माशरती और समाजी मसाइल और उसके इलाज के मुख्तलिफ़ तरीक़ों पे थोड़ी सी बात की जाए, मुख्तसरन बात की जाए। इस वीडियो का मकसद आपको आगाही फ़राहम करना है कि नशा किस हद तक ख़तरनाक चीज़ है और वो किस हद तक इंसान के जिस्म को, उसके दिमाग को, उसके रिश्तों को, उसके फैमिली सेटअप्स को, उसकी सारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। तो आइए इस पे मौजू पे हल्की सी नज़र डालते हैं। पहली इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे करना चाहूँगा, नशे के बारे में लोगों के मुख्तलिफ़ आरा हैं कि ये एक आदत है, ये एक जुर्म है, ये अल्लाह का अज़ाब है, ये नफ्सियाती कमज़ोरी की निशानी है, ये कोई समाजी बीमारी है। ये सब चीज़ें अपनी जगह जहाँ किसी हद तक दुरुस्त हैं, वहाँ जो सबसे अहम चीज़ है कि नशा जो है वो एक दिमागी बीमारी है। जिस तरह की मुख्तलिफ़ दिमागी बीमारियाँ या जिस्मानी बीमारियाँ हैं, नशा भी एक बीमारी है। तो लिहाजा जब उन बीमारियों का इलाज होता है तो नशे का इलाज भी मुमकिन है और नशा एक दिमागी बीमारी है। पहले ये देखते हैं कि नशा है क्या। नशा ये वो बीमारी है जिसके अंदर कोई भी शख्स किसी भी चीज़ का मज़ा हासिल करने के लिए, उसका फ़ायदा हासिल करने के लिए बार बार उसका इस्तेमाल करता है और फिर उस इस्तेमाल से वो आदत बन जाती है और उससे उसकी मिक़दार बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी पहले वो एक सिगरेट पीता था, तो फिर वो कई सिगरेट पीना शुरू कर देता है और फिर उससे उसका जॉब डिस्टर्ब होता है, उसके फैमिली रिलेशंस डिस्टर्ब होते हैं, उसके दोस्त अहबाब डिस्टर्ब होते हैं और बाज़ हालात में तो उसको जेल तक जाना पड़ता है। और नशे के असूल के लिए, नशावर चीज़ के असूल के लिए जो पैसा उसको चाहिए होता है, वो पैसा फिर वो किसी भी कानूनी या गैर कानूनी तरीके से हासिल करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से नशे के अमराज और नशे के इस्तेमाल की तादाद बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे कॉमन या सबसे आम इस्तेमाल होने वाला नशा है उसमें चरस है। आजकल नौजवानों में आइस का इस्तेमाल बहुत कॉमन हो रहा है। हेरोइन है, शराब है, अफ़ीम है और नींदावर गोलियां, टीके और फिर पार्टी ड्रग्स, ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हमारे नौजवान नस्ल को बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब कर रही हैं और उनको शिकार कर रही हैं। अब हमने ये देखना है कि नशे से दिमाग में क्या तब्दीलियाँ आती हैं। जहाँ जिस्म में मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ आती हैं वहाँ बुनियादी तौर पे दिमाग के कुछ हिस्से, जिसको रिवॉर्ड सेंटर कहते हैं, वो इस नशे की आदत की वजह से बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाते हैं। और हमारा दिमाग, जैसे मैं मुख्तलिफ़ अपने लेक्चर्स में कह चुका हूँ, वो केमिकल्स पे चलता है जिनको न्यूरो केमिकल्स या न्यूरो ट्रांसमीटर्स या न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं। नशे के मुसलसल इस्तेमाल से उन केमिकल्स का बैलेंस ख़राब हो जाता है और उस बैलेंस ख़राब होने से इंसान का रवैया बहुत बुरे तरीके से बिगड़ जाता है। अब हम देखते हैं कि नशे से इंसान के नफ्सियात में क्या तब्दीलियाँ आती हैं। उसका मूड ख़राब हो जाता है, या तो वो बिल्कुल ही डिप्रेस हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा खुशी के आलम में वो अजीब व गरीब हरकतें करना शुरू कर देता है, या वो बहुत ज़्यादा सोता है, या उसकी नींद बिल्कुल उड़ जाती है, या बिल्कुल उसकी भूख ख़त्म हो जाती है, या वो गुस्से के आलम में दूसरे लोगों को गाली गलौज करता है या मारता पीटता है और फिर अजीब व गरीब हरकतें करता है। उसको अजीब व गरीब चीज़ें नज़र आती हैं, उसके कानों में अजीब व गरीब आवाज़ें आती हैं और अजीब व गरीब वो बातें करता है और उसके अलावा उसमें सही और गलत का फ़र्क मिट जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये नशे के नफ्सियाती साइंस एंड सिम्टम्स हैं। उसके अलावा माशरती तौर पे क्या होता है, समाजी तौर पे क्या होता है नशावर चीज़ों के इस्तेमाल से, कि इंसान जो है उसमें बेरोज़गारी, जराइम,
फैमिली का ब्रेकअप हो जाना, उसकी शख्सियत का बर्बाद हो जाना, उसके जॉब का चले जाना, ये सब चीज़ें उसके माशरती मसाइल भी हैं। और फिर जिस नशे जहाँ दिमाग को असरअंदाज होता है वहाँ जिस्म को भी नज़रअंदाज करता है, जिस्म पे भी ये असर करता है नशा, और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ पैदा होती हैं उससे, जैसे हेपेटाइटिस की बीमारी है, एड्स की बीमारी है, टीबी की बीमारी है, बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं और इस तरह की चीज़ें हैं। अब ये सब चीज़ें क्योंकि सिर्फ नशा इस्तेमाल करने वाला शख्स इसमें इन्वॉल्व नहीं, उसकी सारी फैमिली उससे डिस्टर्ब हो रही होती है, तो इसलिए हम नशे को कहते हैं कि ये फैमिली डिजीज़ है, फैमिली डिसऑर्डर है। अब ज़रा थोड़ा सा इसके इलाज के बारे में मैं आपसे बात करूँगा। बुनियादी तौर पे ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको आगाही दी जा सके कि इसका इलाज कैसे होता है। सबसे अहम चीज़ ये है कि जो जो नशा आवर इस्तेमाल करने वाला शख्स है वो कोई मुजरिम नहीं है, वो मरीज़ है। जिस तरह आपने बाकी अमराज के लिए मरीज़ को डॉक्टर के पास लेके जाना है, तो इसी तरह इस शख्स को भी आपने गालम गलोच या लान तान करने की बजाय या आइसोलेट करने की बजाय डॉक्टर के पास लेकर जाना है। और आप जब भी अपने किसी प्यारे को जो नशे की हालत में है उसको नशा छुड़वाना चाहते हैं तो किसी ऐसे सेंटर में लेके जाएं जहां जिसकी टीम के अंदर साइकाइट्रिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर्स, एडिक्शन ट्रीटमेंट प्रोफेशनल्स उस टीम का हिस्सा हों। उस सबसे पहले उस इदारे की टीम देखें कि उस टीम में कौन लोग हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे इदारे ये काम कर रहे हैं जिनकी टीम में इस तरह का कोई भी मुस्तनद प्रोफेशनल नहीं है, और उसकी वजह से वो मरीज़ जो हैं वो बार बार नशे की इल्लत में रहते हैं, वहाँ से इलाज से वापस आके भी वैसे ही रहते हैं। तो आप जब भी अपने प्यारों के लिए कोई ऐसा इदारा तलाश करें तो देखें कि क्या उसके पैनल पे कोई साइकाइट्रिस्ट है, माहिर नफ्सियात है, कोई साइकोलॉजिस्ट हैं उसके पैनल पे, कोई समाजी वर्कर्स हैं, कोई काउंसलर्स हैं, कोई एडिक्शन ट्रीटमेंट प्रोफेशनल्स हैं जो सर्टिफाइड हैं। ये सब अगर उसके पैनल पे मौजूद हैं तो फिर आप अपने प्यारे को वहाँ पे दाखिल करवाएं और उसका इलाज करवाएं। अगर इस तरह के कुछ लोग, इस तरह के मुस्तनद स्पेशलिस्ट उस इदारे का हिस्सा नहीं है, तो अपने प्यारे को उन गैर मुस्तनद और गैर तरबियत याफ्ता लोगों के हवाले ना करें, उसकी जान भी जा सकती है। अब इसके इलाज की मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है जिसको डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। ये तकरीबन 14 दिनों का अमल होता है जिसमें नशा आवर जो अद्वियात हैं या जो चीज़ें हैं जो जिस्म के अंदर और दिमाग में जो डैमेजेस करते हैं, जो नुकसानात करते हैं, उनको अद्वियात के ज़रिए ठीक किया जाता है और नशा आवर अशिया से दिल, दिमाग और जिस्म को साफ़ किया जाता है। और नशा क्योंकि आप छोड़ते हैं तो उसको छोड़ने के जो असरात होते हैं जिस्मानी, जिसको विड्रॉल इफ़ेक्ट करते हैं, उनको भी ठीक किया जाता है। इस स्टेज के लिए साइकाइट्रिस्ट या मेडिकल ऑफिसर का होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि गैर मुस्तनद शख्स के हाथों अगर आप ये इलाज करवाएंगे तो आपके मरीज़ की जान भी जा सकती है। उसके बाद दूसरी स्टेज है जिसको रिहेबिलिटेशन कहते हैं। ये तकरीबन 90 दिन का अमल है और इसमें साइकोलॉजिस्ट का बड़ा अहम रोल है। वो ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने एडिक्शन ट्रीटमेंट के कोर्सेज़ किए हों या सर्टिफिकेशन की हो, वो इस को आगे लेके चलते हैं, जिसमें ड्रग ग्रुप्स होते हैं, थेरेपीज़ होती हैं, काउंसलिंग्स होती हैं, जिसमें नशा आवर इस्तेमाल करने वाले शख्स को वापस ज़िंदगी की तरफ लाया जाता है, नॉर्मेलिटी की तरफ लाया जाता है। उन 90 दिन के बाद फिर मरीज़ को डिस्चार्ज किया जाता है और फिर उसको फॉलो अप किया जाता है आउटडोर के अंदर, और तकरीबन 6 से 9 महीने इसमें लगते हैं, जिसमें अद्वियात दी जाती हैं, ऐसी अद्वियात कि जिस्म को फिर नशे की ज़रूरत ना पड़े, और साथ ही साइकोलॉजी के सेशंस भी होते हैं। तो ये वो एक तफसीली बातचीत थी जो मैं आपसे करना चाह रहा था। आखिर में फिर मैं आपको बहुत इस बात पे ज़ोर दे के कहूँगा कि आप अपने प्यारों को किसी भी गैर मुस्तनद इदारे के हवाले ना करें जिसमें तरबियत याफ्ता प्रोफेशनल्स ना हों, साइकाइट्रिस्ट ना हों, साइकोलॉजिस्ट ना हों, मेडिकल ऑफिसर्स ना हों, काउंसलर्स ना हों, एडिक्शन ट्रीटमेंट प्रोफेशनल्स ना हों।
ایسے ادارے میں اپنے مریض کو چھوڑنا بہت زیادتی ہوگی. تو بہت سوچ سمجھ کر ریسرچ کر کے آپ گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں, آپ اپنے شہر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے مستند اور کون سے پروفیشنلز ہیں جن کے سینٹرز ہیں اور وہ یہ کام کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی لیکن موضوع بہت امپورٹنٹ تھا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ یہ رمضان آپ کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا باعث بنائے. آپ کا سننے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.